नमस्कार, शाम के 4 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय को लेकर ज्ञान पर एक देशव्यापी इम्तिहान करवाने का ऐलान किया है। इसी पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। ये इम्तिहान हालांकि स्वैच्छिक होगा, यानी आपकी मर्जी पर निर्भर है कि आप इम्तिहान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कामधेनु आयोग ने इसमें शामिल होने वालों के लिए लुभावने ऑफर रख दिए हैं। यानी अगर आप इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये भविष्य में आपको नौकरी दिलाने तक में फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था की गई है। पास होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपकी रैंक आती है तो फिर इनाम का इंतजाम भी है। लेकिन इस फैसले की सियासी आलोचना हो रही है। पूरा मामला पहले समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। गाय के बारे में ज्ञान दिलाएगा आपको सम्मान। गाय के बारे में बताओ, इनाम पाओ। गाय के बारे में आप कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जानना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा और परीक्षा में लिखना भी पड़ेगा कि गाय हमारी माता है। गाय के बारे में हमको सब कुछ आता है और लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाय आपकी कोरोना से रक्षा करने के साथ साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करेगी। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अब इस बात की परीक्षा लेने जा रहा है कि आप वाकई गौ माता के बारे में कितना जानते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से गाय की आरोग्य में, पर्यावरण की रक्षा में और देश की समृद्धि बढ़ाने में और क्या क्या और कैसे निर्भर बन सकते हैं, किसान की आय दोगुनी कर सकते हैं, इसके लिए एक अभियान चलाया है। उसके राष्ट्रीय लेवल पर कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा का आयोजन किया है। गाय के बारे में ज्ञान को लेकर होने वाली परीक्षा के लिए कामधेनु आयोग ने पूरा खाका तैयार कर रखा है। 25 फरवरी को परीक्षा का आयोजन होगा। 100 नंबर की परीक्षा होगी। 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी के साथ 12 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा होगी। प्राथमिक से 8वीं, 9वीं, 12वीं, 12वीं से आगे और आम लोगों के लिए 4 कैटेगरी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको परीक्षा देकर क्या मिलेगा, तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। एक तो जो भी अपियर होगा उनको सबको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलेगा। बाद में लेवल पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उनको अच्छा प्राइज और अवार्ड मिलेगा। और राष्ट्रीय लेवल पर जो हाईएस्ट भी प्राइज और अवार्ड मिलेगा। कहीं जॉब में या तो कहीं उनका क्रेडिट मार्क्स भी मिले। सर्टिफिकेट और इनाम के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी गाय का ज्ञान आपके काम आने वाला है। देश में गाय हो और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गाय हमेशा सियासी चारा बनती रही है। गाय को लेकर परीक्षा पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गाय के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। असली ये गौ भक्त होते तो गाय का दूध काऊ मिल्क प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था, उसको ये चलवा तक नहीं पाए। और काऊ प्लांट लगने चाहिए था। गायों को संरक्षित करने के लिए केवल गौशाला बनवा दिए, गाय नहीं है, न चारा है, और उनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी तक गौवंश के लिए अपने लगाव का नमूना दुनिया के सामने दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो गाय को लेकर कैबिनेट है। एमपी का सीएम बनने पर कमलनाथ ने हर जिले में गौशाला बनाने का काम भी शुरू किया था। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार गोधन न्याय योजना में किसानों से गाय का गोबर खरीदती है। यूनिवर्सिटी में भी कामधेनु पीठ की स्थापना की जा रही है। गाय को लेकर होने वाली परीक्षा पर पॉलिटिक्स के अलावा समाज से भी आवाजें उठने लगी हैं। फैसले का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आवारा गायों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। कि लोग भूख मरने के कगार के ऊपर हैं और भूखमरी की कगार के ऊपर से वो उभर नहीं पा रहे हैं और उनके सामने हर दिन एक नया मसला, हर दिन एक नई परेशानी है। लिहाजा केंद्र सरकार को भी गायों के साथ साथ इंसानियत की फिक्र भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है परीक्षा कराएं, लेकिन इसके अंदर सवालात इस तरीके के भी होने चाहिए कि आवारा गाय जो घूम रही हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या नुकसान है। इसमें यह सवाल भी होने चाहिए कि जो आवारा गाय खेतों में जाकर के फसलों को चर जाती हैं, फसलों को बर्बाद कर देती हैं, उस पर कामधेनु आयोग और मोदी सरकार क्या कर रही है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
अब कामधेनु आयोग ने गाय की पूरी परिकल्पना का ही काया पलट करने का फॉर्मूला तैयार किया है। कामधेनु आयोग का दावा है कि देश में गाय को लेकर इतनी जागरूकता लोगों में है नहीं। गाय सिर्फ शास्त्रों तक सीमित न रहे बल्कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने का जरिया बने, ये प्लानिंग है कामधेनु आयोग की। खैर, परीक्षा के ऐलान के साथ विवाद शुरू हो चुका है और आयोग भी अपनी तैयारी में लगा है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर दिया है। परीक्षा में पास होना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बेड़ा पार तो गाय ही लगाएगी। तो ये जो ऐलान है, परीक्षा कराने की जो बात है, वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तरफ से कही गई है। ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, ये आता है केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। और गाय पर ज्ञान को, मतलब ये जो परीक्षा है, इसको लेकर हमने जब केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछा तो उनका जो जवाब था वो आप सुनिए। आप चूंकि पशुपालन मंत्री हैं, इसलिए इससे इतर एक सवाल लेना चाहता हूं। गोधन आयोग है, उसने एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, और उस गाय के बारे में आपका ज्ञान क्या है? उस टेस्ट के बाद अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। इस एग्जाम कंडक्ट कराने के प्रयास को कैसे देखते हैं? मैं अभी उस पर पूरा पता कर लूंगा, तब बताऊंगा कि गोधन आयोग, कामधेनु आयोग तो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके अनुसार फिर आगे मैं जब इसकी पूरी समीक्षा करूंगा कि गोधन आयोग ने क्या क्या इस पर किया है, तभी मैं इस पर पूरा बता पाऊंगा। तो मंत्री जी को आपने सुन लिया, अब इसी पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्रा इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं। प्रशांत, कामधेनु आयोग का ऐलान हमने सुना, आपने जो बातचीत की थी आयोग के अध्यक्ष कठेरिया जी से, वो भी हमने दर्शकों को दिखाई। लेकिन सवाल ये कि जो मंत्री हैं जिसके अंतर्गत ये कामधेनु आयोग आता है, उनको तो पता ही नहीं है। और यहाँ पर कामधेनु आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो ग्रेस मार्क्स और नौकरी में प्राथमिकता, ये तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैंने भी बयान सुना गिरिराज सिंह का, और बड़ा रोचक है, ये बड़ा दिलचस्प है कि उनको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने सुना राष्ट्रीय जो पशुधन आयोग है, जो उसके जो चेयरमैन है, उन्होंने न सिर्फ हमसे बात की बल्कि पूरा खाका खींचा। और अगर आप अभी राष्ट्रीय आयोग जो आयोग है पशुधन आयोग, उसके अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो न सिर्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया हुआ है रोमाना, बल्कि उसमें जो सिलेबस है वो कौन सा होगा, उसके लिए मटेरियल कौन कौन से होंगे वो होगा, मॉक टेस्ट का भी उसमें मैंने देखा कि लिंक दिया हुआ है। तो ये तैयारी, इसका मतलब सरकार की चल रही है, कम से कम आयोग की ओर से तैयारी पूरी चल रही है। और ये जो मैं आयोग के चेयरमैन से जो मैंने बात की, वो मैं बता सकता हूँ कि उनका कहना है कि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस बार तो पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, लेकिन इसको रूटीन अफेयर बनाया जाएगा, हर साल इस तरह के एग्जाम होंगे। और आपने उनको सुना था कि बोलते हैरानी की बात तो ये है ना कि भाई आयोग तो अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे कर रहा है। आयोग ने तो अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया, एग्जामिनेशन की डेट भी डाल दी है, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट भी डाल दिया है, एग्जामिनेशन लेने वालों को क्या क्या फायदे मिलेंगे ये भी गिना दिए गए। पर सवाल ये कि मंत्रालय को इसकी हवा नहीं है क्या? मंत्री जी को तो इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, तो आखिरकार किस आधार पर ये बड़े बड़े दावे कि जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे, देश में रैंक हासिल करेंगे, उन्हें प्राथमिकता, ग्रेस मार्क, नौकरी, ये तमाम बातें किस आधार पर कह रहे हैं कठेरिया साहब? मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता को आना चाहिए। समीर सिंह जी, इसका कोई जवाब आपके पास है? नहीं, देखिए रोमाना जी, इसको कहीं से भी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मंत्रालय को पता नहीं है, आयोग को पता है, और आयोग को पता है मंत्रालय को नहीं है। ये लड़ाई का विषय ही नहीं है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयोग स्वतंत्र होता है, आयोग अपना काम करता है। आयोग ने कहा है कि गायों के बारे में लोगों में जागरूकता फैले, लोग जाने, और गायों की प्रजातियों के बारे में, गायों की उपयोगिता के बारे में। गाय हमारे यहाँ सबसे उपयोगी पशु है।
गाय के मूत्र से लेके, गाय के गोबर से लेके, गाय के दूध से लेके, गाय के घी से लेके और गाय के विभिन्न प्रजातियों को निकलने वाले दूध से लेके गौमूत्र तक का इस्तेमाल हम औषधि के रूप में करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। देखिए समीर जी, भारतीय संस्कृति का मूल आधार गाय है, मैं ये बात कह देती हूँ, ठीक है, संक्षेप में आप जिस तरीके से गिना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं, फिर वो गाय को लेकर जागरूकता लाने के लिए लालच दे रहे हैं क्या लोगों को? जब वो ये कह रहे हैं ग्रेस मार्क मिल जाएंगे, नौकरियों में फायदा मिलेगा, और मंत्री जो हैं उसी मंत्रालय के वो कह रहे हैं देखिए मुझे तो जानकारी है नहीं, किस आधार पर वो कह रहे हैं ग्रेस मार्क और नौकरियों में फायदा मिल जाएगा? कुछ तो जिम्मेदारी वाली बात कहनी चाहिए ना सर, नहीं तो फिर विपक्ष तो घेरेगा और वो कहेगा आप लोग राजनीति कर रहे हो गाय के नाम पर। आप एक बार जवाब दे दो, फिर मैं जूही सिंह के पास लिए चलती हूँ इस चर्चा को। जी नहीं, देखिए रोमाना जी, 19 जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गो आयोग का गठन किया था, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। उसके एक अध्यक्ष हैं, वो कैसे गो आयोग काम करेगा, कैसे गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम होगा, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं बताऊं 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी गो सेवा आयोग बनाया और वो गायों के बारे में, संरक्षण के बारे में, उनके विकास के बारे में, गौशालाओं के बारे में विचार करती है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार को नहीं पता है गो आयोग काम कर रहा है। गो आयोग भी सरकार का एक हिस्सा है और स्वतंत्र बॉडी है। आयोग अपने में स्वतंत्र है, वो गायों के आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। मैं दरअसल ये समझना चाह रही हूँ कि वो किस आधार पर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम प्रतियोगिता करेंगे और नंबर आएंगे तो नौकरियों में प्राथमिकता मिल जाएगी। इसका तो जवाब मुझे नहीं मिल रहा है ना। नौकरियों में प्राथमिकता वो किस आधार पर दे रहे हैं सर, ये सवाल है। मुझे लगता है जूही जी को आना चाहिए। जूही जी आप समझ पा रही हैं क्या? आयोग ने ये मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स, नौकरी में प्राथमिकता। ठीक है सर, जूही जी को जरा सुन लेते हैं, दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। जी रोमाना जी, जब गाय को ये बचा पाएंगे तब तो गाय के बारे में ज्ञान का कोई फायदा होगा ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ अलग किए थे कि गायों के लिए गौशाला बनाएंगे, उनके लिए खाने का चारा उपलब्ध कराएंगे। इनके पास 92 कान्हा उपवन है जिसमें गाय मर रही है। साथ ही छुट्टा पक्षियों की बात आपने की, लोग छोड़ दे रहे हैं गायों को, खेत तो चर ही रही हैं और वो मरी हुई मिलती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़क पर घूम रही हैं, कोई उनको रहने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह जिलाधिकारियों ने जहां पैसा सैंक्शन हुआ, भारी भ्रष्टाचार है इसमें। एक फील्ड को लेकर चारों तरफ से एक खाई खोदवा दी और तार से उसको घेरवा दिया है। गाय ना उधर जा सकती, वहीं पर गाय मर जाती है। थोड़ा सा गौ सेवा आयोग गायों के संरक्षण के बारे में, उनकी सेवा के बारे में सोचे। गाय हमारी माता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये लालच देने का क्या मतलब है कि हम सरकारी नौकरी में आपको स्थान देंगे यदि आप परीक्षा में आपकी सरकार में गायों को काटा नहीं जाता। आप लेकर कितनी आए हैं? स्लॉटर हाउसों में गायें नहीं जाती आपकी सरकार में। सर आपके सबसे बड़े डोनर, सर आपके सबसे बड़े डोनर, लीगल डोनर सबसे बड़े जो हैं वो सबसे बड़े बूचड़ खानों के ओनर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर आपकी सरकार ने कितना बजट दिया आप बता दो। आप स्वयं ये कह रही हैं कि गायों के संरक्षण के लिए योगी सरकार ने 600 करोड़ रुपए दिए। आते नहीं है, गाय की सेवा करनी नहीं है, सत्ता के सुख के लिए इन्होंने गाय का भी बलिदान कर दिया। सत्ता के सुख के लिए गाय का भी बलिदान कर दिया। चंदा कहाँ से लेते हैं? पशुओं के संरक्षण के लिए कौन सा बजट दिया? इनके एमएलए और एमपी जो है वो उत्तर प्रदेश के चंदा की चिंता मत करो ना। आप चंदा की चिंता मत करो। दूसरे से बात के ऊपर अपनी बात रखेंगे तो दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। आराम से थोड़ा सांस ले लीजिए, आप लोग थोड़ा सांस ले लीजिए। मैं आप दोनों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका देती हूँ। मैं आशुतोष जी के पास इस चर्चा को लेकर चलती हूँ। आशुतोष जी सुन रहे हैं, आप दोनों खास मेहमानों को भी आप सुन रहे हैं, रिपोर्ट भी आपने देख ली होगी। वो कामधेनु आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि वो आए एबीपी न्यूज पर, हमारे सवालों का जवाब दें, लेकिन किसी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर कि आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी खबर को और इस पर मचे सियासी घमासान को। देखिए, जब ये आयोग गठित किया गया था तो इसमें आधार ये था कि हिंदुस्तानी नस्लों को ये वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब ये जो प्रसारित सामग्री है इस आयोग द्वारा,
इम्तिहान को तो छोड़िए, इस इम्तिहान के लिए जो इनकी प्रसारित सामग्री है, अगर आप उसका अवलोकन करें तो पता चलता है कि ये तो झूठ का प्रचार में लगे हुए लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि अगर गाय काटी जाती है इसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आ जाता है, अगर आपने गोबर से लेप कर रखा है तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि जिसका विज्ञान से या वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके प्रचार के लिए ज्यादा काम आ रहा है। और इनको ये क्या हक है कि ये इस तरह से कहें कि हम इम्तिहान लेंगे और उसके आधार पे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले तो आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप ऐसी बातों को फैला रहे हैं जिसमें कि अगर किसी आम आदमी ने विज्ञान नहीं पढ़ रखा है तो उसको सब समझ बैठेगा कि भाई सरकारी एक आयोग कह रहा है, जबकि वो पूरा अनसाइंटिफिक और मतलब उसमें झूठी झूठ है। तो ऐसे आयोग पे पैसा सरकारी बर्बाद करने के बजाय गाय के असली जो है रख रखाव और बचाव के लिए पैसा रखना चाहिए। आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसका जवाब मैं संगीत रागी साहब से लूंगी। संगीत रागी जी, जो बात अभी आशुतोष जी कह रहे थे सर, तो क्या झूठ के प्रचार और लालच से ढाल बनाकर गाय की रक्षा की जाएगी क्या? देखिए, कई बार जो होता है मैं कहता हूँ अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान की ही सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। इस देश में लोग गांधी जी को पढ़ना चाहिए, गाय का अर्थशास्त्र क्या है। आज मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की भी सरकारों ने जब ये कहना शुरू किया कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था कि ये गौशाला बनाने की बात की जा रही है जी, लेकिन इस प्रकार की बातें गांधी जी ने आज नहीं 1920-21 से करना शुरू किया था। गायों की प्रजातियों में अब इनको साइंटिफिक टेम्पर इसमें नहीं दिखा है। एक काली गाय जो दूध देती है, देसी गाय दूध देती है, उसका जो दूध का केमिकल्स है और जो उजली गाय है उसके केमिकल्स, ये हमने पढ़ा है, मैं इसका कोई सत्यापन नहीं कर सकता। नहीं, ये भी वैज्ञानिक अंतर महसूस करते हैं। संघ के किसी स्कूल में पढ़ा होगा, क्योंकि आप ये जो प्रचार कर रहे हैं ये वैज्ञानिक नहीं है। जरा मूर्खता। और जहाँ तक आप गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, तो गांधी जी ने तो गाय का दूध पीना बंद कर दिया था, बकरी का दूध पीते थे। सर देखिए, मुझे लगता है मेरी चर्चा जो है, मेरी चर्चा बहुत फोकस थी। गाय के सांस्कृतिक या फिर आर्थिक महत्व को लेकर मैं चर्चा ही नहीं कर रही थी। मेरी चर्चा का टॉपिक बहुत ही सीमित था। वो कामधेनु आयोग ने जिस तरीके से एग्जाम कराने की बात की है और उस एग्जाम के एवज में वो जो लालच वाले अंदाज में वो कह रहे हैं सब ग्रेस मार्क मिलेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको, और मंत्री जो है उस संबंधित मंत्रालय के वो कह रहे हैं देखिए मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं। इसे लेकर मेरी चर्चा थी। तो गाय को क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी चारे के तौर पर एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, ये मैं जानना चाह रही थी। हम बिल्कुल कतई गाय के आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व पर यहां पर चर्चा नहीं कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। बात मौसम के मिजाज की करेंगे। अब नए साल पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 3 पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। 3 अलग अलग राज्य, इनकी ये तस्वीरें, लेकिन बिल्कुल एक जैसी तस्वीर है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है 3 राज्यों से, और यहाँ मौसम का हाल जान लीजिए। एक तस्वीर आप जम्मू की देख रहे हैं, श्रीनगर हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वहां की तस्वीर है। बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। श्रीनगर शहर में सड़क पर बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है, और अनंतनाग की तस्वीर भी आपको दिखा देंगे आगे, जहां पिछले 4 दिन से भारी बर्फबारी जारी है। वहीं राजौरी के थाना मंडी रोड पर भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। राजौरी में भी 1-2 फीट तक बर्फ गिरी है। लोग घरों में अपने रहने को मजबूर हैं। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर ये जो पहाड़ी राज्य हैं, राज्य अलग अलग, शहर इनके अलग अलग, लेकिन हाल इन सब का बिल्कुल एक जैसा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, जम्मू की तस्वीरें आपके सामने। रुद्रप्रयाग देखिए, बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है।
उत्तराखंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली में देखिए कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से औली में सैलानियों के लिए मौसम हालांकि खुशनुमा हुआ। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। अच्छा, हिमाचल के कई जिलों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं किस तरीके से पहाड़ी राज्यों में इस वक्त ये मौसम की मार बर्फ के तौर पर पड़ रही है। जो सैलानी होते हैं उन्हें जरूर ये बर्फ आकर्षित करती है, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो वहां रह रहे हैं, उनके लिए तो जिंदगी बेहद मुश्किल बना देती है ये बर्फबारी। और बर्फबारी की जो सबसे ताजा तस्वीरें वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सामने आई हैं। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी बर्फ गिरी है। तो चौथा दिन आज जब कश्मीर घाटी में बर्फ गिर रही है लगातार। कुपवाड़ा में कल रात करीब 2 फीट तक बर्फ गिरी। श्रीनगर में 6 इंच बर्फ गिरी है। यातायात जाहिर सी बात है पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है, क्योंकि सड़कें बर्फ की मोटी चादर में ढकी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं बर्फ हटाने की, लेकिन जिस रफ्तार से बर्फ गिर रही है उससे इस काम में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बारिश और बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी है। घाटी के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ये बर्फबारी यूं ही जारी रहेगी। सड़कों पर मोटी बर्फ की परत को मशीनों से हालांकि हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस रफ्तार से बर्फ गिर रही है और जिस स्पीड से मशीनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी सड़क यातायात जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा। सर्दी की खूबसूरती अगर किसी से है तो वो इसी जबरदस्त बर्फबारी से है। लेकिन ये बर्फबारी सिर्फ टीवी पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये कुदरत का ऐसा बर्फीला और 3rd डिग्री टॉर्चर है जो अब घाटी को जमा देने पर उतारू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ताबड़तोड़ बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुलगाम का हाल तो इस ठंड और बर्फबारी ने बेहाल कर दिया है। देखिए कैसे घरों की इमारतें बर्फ की मोटी मोटी चादर के बीच छिप गई है। आसमान से गिरती इस बर्फ के पहाड़ों ने सड़कों पर अपना कब्जा जमा लिया है, मानो यहाँ कभी सड़कें थी ही नहीं। जैसे जैसे पारा लुढ़क रहा है, वैसे वैसे श्रीनगर की खूबसूरत डल झील का पानी भी जमता जा रहा है। इस बीच यहाँ पहुंचे सैलानी बर्फबारी का पूरा मजा लूट रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, रियली इट्स हेवन ऑन अर्थ। लेकिन ये बर्फ अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर कैसे भारी पड़ रही है वो भी सुन लीजिए। इतना ही बर्फबारी गिरनी चाहिए, इससे ज्यादा बर्फबारी नहीं गिरनी चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। पिछली 5-6 दिन से लाइट भी नहीं है बर्फबारी से। सुना आपने, घाटी में बर्फबारी का ये आतंक कैसे लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। अभी इस कुदरत के कहर से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। और आइए अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा देते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात से बर्फबारी हो रही है। औली, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से जोशीमठ भयानक शीतलहर की चपेट में आ गया है। वहीं पर्यटक बेहद खुश हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट ओली पहुंच रहे हैं। बता दें कि दिसंबर के अंतिम समय में बर्फबारी के नहीं होने से पर्यटकों में नए साल के जश्न में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन अब अच्छी बर्फबारी होने से एक बार फिर पर्यटकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। और इस सब के बीच मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन तक मौसम का हाल बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। आईएमडी के डायरेक्टर है मृत्युंजय महापात्रा, उनसे बात की हमारी संवाददाता इला ने।
आगे मौसम का हाल क्या रहेगा, खास करके दिल्ली एनसीआर में, इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय आईएमडी के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। सर ये बताइए। हाँ देखिए, जो बोले थे हम लोग कि भाई ये जो प्रेसिपिटेशन या ये जो बारिश का जो मौसम है लंबा दिन रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपने बताया कि 2 तारीख से शनिवार से शुरू हुआ, तो आज बुधवार है, 5 दिन रहा। और रात का तापमान काफ़ी बढ़ा है, अभी जैसे 12 से 15 डिग्री चल रहा है, मतलब 8 डिग्री सामान्य से ऊपर है। गर्म तो अनुभव होता है, और दिन का तापमान भी इतना कम नहीं हुआ। और जहाँ मतलब ओले का हम लोग वार्निंग दिया था, लाइटनिंग का दिया था, थंडरस्टॉर्म का दिया था, वो साउंड और देखा है हम लोग, जो लाइटनिंग भी दिल्ली में हुआ। दिल्ली को छोड़ के भी उत्तर भारत में पूरा जगह में हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश, अलीगढ़ से लेकर अमृतसर तक, और नीचे भरतपुर से लेकर के पंतनगर और जम्मू तक पूरा जो प्लेन एरिया हुआ, 5 दिन हुआ। और ये आज खत्म हो रहा है। आज शाम को या नाइट में अगर एक स्पेल बहुत कष्ट है, क्योंकि जो इसका जो पावर था खत्म हो चुका है। अब इतना लंबा स्पेल और रेन जब होता है ना, तो विंटर का इस पीरियड में काल से डेंस फॉग शुरू होगा। तो इसलिए हम लोग अभी मेनली जो डेंस फॉग, जीरो विजिबिलिटी जो है वो रहेगा, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, ये सब जगह में रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे नोएडा, सब जगह में रहेगा। क्या ठंड भी पड़ेगी? ठंड का जो है, देखिए जो ठंड मेनली क्या होता है ना, विंड के साथ है, जो हवा आता है। अभी जो हमारा जो आकलन है या कैलकुलेशन है, विंड ही थोड़ा पंजाब और राजस्थान में ठंड पड़ेगा, वो भी 10-11 जैसे है, तो वो चांस कम है। लेकिन दिल्ली में जो 11 तारीख तक जो है, हम लोग आज से 11 तारीख तक कितना दिन, 5 दिन, 4-5 दिन जो है टेम्परेचर फॉल होगा। अभी 12-15 डिग्री है, फॉल होकर 8 डिग्री आएगा। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने कैसे घाटी की तस्वीर बदल दी है, रिपोर्ट देखिए जरा। बर्फबारी के बाद बदल गई केदार घाटी, बर्फ से ढक गया बद्रीनाथ धाम। पहाड़ों पर अभी और होगी बर्फबारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम की 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। एक बर्फबारी के बीच की, दूसरी बर्फबारी से पहले की। देखिए कैसे बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई। 3 फीट तक हुई बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम करीब करीब बर्फ से ढक गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से आई। सोमवार से शुरू हुई बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम के ज्यादातर इलाकों में बर्फ जमा हो गई। नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जमा हो गई। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों में करीब 2 इंच तक बर्फ जमा हो गई, जबकि तापमान -10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। चमोली के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद औली की ये तस्वीर देखिए। सफेद बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़ों के ज्यादातर हिस्सों में 2 इंच तक बर्फ की मोटी चादर है, जिसका मजा लेने हजारों की संख्या में सैलानी औली पहुंच रहे हैं। सैलानियों को देखते हुए औली में कई तरह के आइस स्पोर्ट्स भी शुरू किए गए हैं। अब उत्तर काशी से आई इन शानदार तस्वीरों को देखिए। पहाड़ पर बसे इस इलाके में बर्फ के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारी बर्फबारी के बीच लोग अपने घरों में कैद हैं। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का नजारा देखने मनाली पहुंचे पर्यटक जाम में फंस गए। देखिए कैसे बर्फबारी के बीच सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से कारें हिल भी नहीं पा रही हैं।
जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद रात भर सड़कों से बर्फ हटाने का काम चलाया गया। सड़कों से बर्फ हटाने के दौरान बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों का सहारा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं कांड का संज्ञान लिया। केस में योगी ने एडीजी से रिपोर्ट मांगी और साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगर एसटीएफ को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाया जाए, जल्द से जल्द घटना की जांच की जाए, तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं कांड का संज्ञान लिया है। इस घटना पर सीएम योगी ने एडीजी से रिपोर्ट तलब की है। एसटीएफ को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाएं, जल्द से जल्द घटना की जांच करें, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदायूं की भी घटना का संज्ञान लिया है और उसमें उन्होंने इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और उसके लिए निर्देशित भी किया है कि यदि इस प्रकरण में एसटीएफ को भी लगाना हो तो एसटीएफ को भी इसमें लगाकर शीघ्र जो है पूरी जो घटना है उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। जल्दी उसका ट्रायल कंप्लीट कराने का भी उनको दाखिल करके चार्जशीट जल्दी किया जाए। सारी पूरी प्रक्रिया जल्दी की जाए ताकि एक शीघ्र इसमें त्वरित और कड़ी कार्रवाई इस प्रकरण में हो। तो ये बदायूं कांड जिसका संज्ञान लेने की बात अब सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल्ली के निर्भया का मामला तो आपको याद ही होगा। निर्भया जैसी बर्बर वारदात हुई है बदायूं में। आंगनवाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और ये वारदात तब हुई जब महिला पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। बताया जा रहा है गैंगरेप के बाद महिला का शव आरोपी उसके घर के बाहर फेंककर भाग गए थे। अभी 2 आरोपियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि हुई है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक इस गैंगरेप में महंत शामिल था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। और हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, पहले महिला आयोग जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि साहब इतनी देरी क्यों हुई, ये जवाब दे यूपी पुलिस। और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से खुद इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जल्द से जल्द घटना की जांच करने की बात उनकी तरफ से कही गई है, जरा विस्तार से बताइए अभी तक क्या एक्शन नजर आया है बदायूं कांड में? देखिए, घटना रविवार की है और इसकी पुष्टि सोमवार को हुई और उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल आई और कल रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि जो पीड़िता है उसके साथ बहुत बर्बरता हुई थी। और जैसे ही आज ये मामला बड़ा होता दिखाई दिया, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है और राज्य सरकार की तरफ से एडीजी बरेली जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है और साथ ही यूपी एसटीएफ को इस घटना की जांच के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया, यानी कि जांच करेंगे एडीजी बरेली और उनको सहयोग करेगी यूपी एसटीएफ। तो लगातार मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं और इस घटना को देखते हुए जो गंभीरता है उसमें पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। 3 आरोपी हैं, 3 आरोपी में जो 2 आरोपी हैं जिसमें महंत शामिल है, तो महंत अभी फिलहाल फरार है और महंत का ड्राइवर और जो सहयोगी है वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पहली प्राथमिकता पुलिस की है कि जो आरोपी महंत है, जो मुख्य आरोपी बोला जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद क्या घटना है उसकी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को एडीजी की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रणवीर। तो 3 लोग इस पूरे मामले में आरोपी, मंदिर का महंत जो है वो फिलहाल फरार है, महंत का ड्राइवर और महंत का जो सहयोगी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब इस मामले का संज्ञान लिया है तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये महंत भी कानून के शिकंजे में होगा। ये जो आप जूता देख रहे हैं ये कोई आम जूता नहीं है, जाति सूचक जूता है। इस जूते के बाद सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है, बुलंदशहर का एक वीडियो है, वायरल खूब हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जाति के हिसाब से जूते बेचे जा रहे हैं, इस जूते पर जाति लिखी हुई है। और यह खबर जब सामने आई तो पुलिस हरकत में आई, जूता विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या है इस जूते की पूरी कहानी, 1 मिनट में जान लीजिए।
अक्सर आपको गाड़ियों के पीछे जाति सूचक शब्द लिखे दिख जाते होंगे, लेकिन यूपी में इस पर प्रतिबंध क्या लगा, अब उसकी जगह जूतों ने ले ली है। तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां इस तरह के जाति सूचक शब्द वाले जूते बिकने पर हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो में बजरंग दल का कार्यकर्ता विशाल चौहान जूते के नीचे तली पर लिखे गए जाति सूचक शब्द दिखा रहा है। उसका आरोप है कि नासिर नाम के दुकानदार को कई बार इन जूतों की बिक्री पर रोक लगाने को कहा, लेकिन दुकानदार नहीं माना। पुलिस ने आपाधापी में जूता विक्रेता को गिरफ्तार किया और उस पर FIR दर्ज कर दिया। जूता बेच रहा है जी, कंपनी से लाया, कोई अपने और थोड़ी लाया है, मार्केट से लाया है। तो छोड़ा नहीं है आपके? नहीं छोड़ा नहीं है जी, 3 दिन हो गए जी। हालांकि जूता विक्रेता के पिता ने अपने बेटे पर लगाए आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि जूते पर जाति सूचक शब्द लिखा है। थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक उन्माद ना फैले, इसलिए पुलिस ने एहतियातन इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। फर्ज कीजिए आप सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हो और उस अखबार में दिए विज्ञापन में कोई सालों पहले खोया अपना नजर आ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामने आई। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। 31 दिसंबर 2020 को अखबार में यूपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही सवेरा योजना का विज्ञापन आया। विज्ञापन में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर है। अखबार में छपे विज्ञापन में बुजुर्ग महिला की तस्वीर देखकर मुरादाबाद के रहने वाले बलराम सिंह के खुशी का ठिकाना न रहा। बलराम सिंह का दावा है कि इस विज्ञापन में जिस बुजुर्ग महिला की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है वो उसकी मां सीता देवी हैं, जो नवंबर 2019 में लापता हो गई थी। बलराम के मुताबिक उन्होंने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई थी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये तस्वीर छापी है, विज्ञापन दिया है, आपका ये कहना है कि ये आपकी माता जी हैं? हाँ जी, मेरी माता है। बलराम ने विज्ञापन में छपी बुजुर्ग महिला की तस्वीर के बारे में पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस विज्ञापन में नजर आ रही महिला की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है कि आखिर ये महिला कौन है और अब वो कहाँ है। अब देखना ये होगा कि विज्ञापन में बुजुर्ग महिला को अपनी मां बताने वाले युवक की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर ऐसा है तो एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।